गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसमें बेसिक चीज बताया था और उसमें यह भी बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। कोई भी अगर सपोज कि y इज द फंक्शन ऑफ x है और उसका ग्राफ मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि सपोज कि a से b आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसको, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, ये दिया हुआ है। तो इसका मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है एरिया अंडर द कर्व ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए से बी, मतलब x बराबर a जो वर्टिकल लाइन होगा और x बराबर b जो वर्टिकल लाइन है, उसके अंदर में जो भी इंटीग्रेशन कर रहे हो f ऑफ x को, तो वो बता रहा है कि एरिया जो भी आ रहा है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। एरिया है ना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया फाइंड करिए तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करे थे, उसमें यह भी बताया था कि एक्स एक्सिस का अवयव अगर कोई भी ग्राफ है तो उसका एक्स एक्सिस पे एरिया अगर फाइंड करेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे और इंटीग्रेशन जो करेंगे वो टुवर्ड्स राइट है ना, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो और वो कर्व एक्स एक्सिस का अवयव है तो उसका एरिया पॉजिटिव आएगा। उसी में एक्स एक्सिस का अवयव अगर हमें दिया हुआ है बट आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट की तरफ अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी अमाउंट आया है वो तो रहेगा लेकिन नेगेटिव साइन हो जाएगा, है ना। तो अगर आप बोलेंगे एरिया नेगेटिव नहीं होगा तो यस, एरिया तो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है और डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैंने बताया था। ठीक है बेटा, जो कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये सारे चीज बताया हूं, वहां पे कुछ एग्जांपल लिया था, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया था। अब उसी में कुछ और बेसिक चीज है, जैसे कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में सपोज कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव एफ डैश भी गिवन था, तो कौन सा एफ एक्स है, कौन उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो जो एफ एक्स रहता था उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देते। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो आप डायरेक्टली आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देते थे अगर उसका डेरिवेटिव गिवन है तो। बट यहां पे आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होगा, एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो आपको फर्स्ट में किस किस चीज पे ध्यान देना चाहिए सब्स्टिट्यूशन करते वक्त। तो कुछ बेसिक चीज है जो कि बच्चों को सीखना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि आप कभी कभी गलत कर देंगे। तो वो सारे चीज गलत ना हो तो उस चीज को आप मिनिमाइज कैसे करें, तो वो सारे मैं यहाँ पे बता रहा हूं। फर्स्ट में ये सारे पॉइंट जो है बेटा आप नोट कर लेंगे, आप प्रॉपर नोट जो आप बना रहे हो। जैसे मैंने लिखा हूं टू अप्लाई इंटीग्रेशन दिया हुआ है लोअर लिमिट ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स से डी एक्स का इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आप देखें तो वो जी एक्स है ना, मैंने ये एज्यूम किया हूं। तो आप इसको क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन जी एक्स है तो जी एक्स से लिखते हैं, फिर अपर लिमिट जो है यहां पे लिखते हैं, लोअर लिमिट यहां पे लिखते हैं। इसमें तरीका क्या है, अब जो एक्स आया एक्स के जगह पे ये अपर लिमिट रखते हैं, तो जी एक्स के जगह पे अपर लिमिट रखा तो जी भी अब माइनस क्या रखा भाई, एक्स के जगह पे लोअर लिमिट, यही करते हैं और यही आंसर हो जाता है। बट इसमें से आप ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या वो मैंने लिख दिया हूं कि वी शुड मेक श्योर दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए से बी, मतलब एफ एक्स ये जो आप इंटीग्रेशन करा ये फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी आप ये अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अभी इसके आगे मैं बता रहा हूं और फिर इसके बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देंगे जो कि आप जहां पे गलती करते हो उस चीज को मिनिमाइज करना है। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया बेटा। ओके, अब इसमें अभी जो मैंने बताया कि इंडेफिनिट में तो जो एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव है तो डायरेक्टली आप एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करने से पहले ये दो तीन पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं जो कि आपको याद रखना है। तो यही चीज ये मैंने लिखा हूं कि इफ सब्स्टिट्यूशन इज यूज्ड है ना, देन मेक श्योर दैट, सब्स्टिट्यूशन करने से पहले आप श्योर हो जाइए क्या है। फर्स्ट पॉइंट है द न्यू वेरिएबल है ना, न्यू वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स, जो भी लिमिट हमें दिया हुआ रहेगा ए से लेके बी, उस इंटरवल में हम अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सपोज कि एफ एक्स के जगह पे कुछ भी दिया हुआ है 10x है तो 10x बराबर t हम तभी यूज करेंगे
जब हम कंफर्म होंगे कि लोअर लिमिट सपोज कि 0 से अपर लिमिट पाई दिया हुआ है और इंटीग्रेशन 10x वाला भी पार्ट है और उसमें उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तो 10x को हम t तभी पुट करेंगे जब हमें यह पता हो जाए कि 0 और पाई के बीच में जो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो देखो लिख दिया, द न्यू वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स। ठीक, सेकंड पॉइंट इसी में है, देयर शुड बी 1-to-1 रिलेशन बिटवीन द न्यू वेरिएबल एंड द ओल्ड वेरिएबल। जो पहले था जैसे f ऑफ x के फॉर्म में था और अब आप t पुट कर रहे हो, तो न्यू वेरिएबल अब जो हो गया t हो गया, ओल्ड वेरिएबल क्या था भाई, तो x था। तो t और x में क्या होना चाहिए, 1-to-1 रिलेशन होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि एक वैल्यू के लिए, एक इनपुट के लिए 2 वैल्यू मिल रहा है, तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक, ओके। थर्ड पार्ट है, लिमिट शुड बी चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करें, सपोज fx बराबर t रखें, तो t रखने के बाद जो भी चेंजेज हुआ वो तो आप जैसे वहां पे पुट करते थे ना, सपोज कि हमने sin x बराबर t रखा, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन करते थे। साइन का क्या लिखते थे बेटा, cos x dx बराबर dt। ठीक, ये तो वहां इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करते थे। अब इसमें क्या करना है, जब आप न्यू वेरिएबल लाए तो वहां पे जो दिया हुआ था a से लेके b और f ऑफ x dx मींस sin x dx दिया हुआ था, तो a b जो है वो x का वैल्यू को बता रहा है। अब आप न्यू वेरिएबल जो आपने लाया t, तो x का जो वैल्यू था अब वो x न्यू वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, t का वैल्यू। तो वहां पे आप पुट करेंगे इफ x बराबर a मींस लोअर लिमिट, देन फिर न्यू वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। फिर इफ x बराबर b, देन न्यू वेरिएबल जो t आप पुट किए हो वो फाइंड करना है, एंड उसके जगह पे जो चेंज होगा उसके जगह पे न्यू लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट मिलेगा। वही चीज ये कह रहा है कि लिमिट शुड बी चेंज अकॉर्डिंगली। जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो न्यू वेरिएबल मिलेगा t में, तो न्यू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज हो जाएगा। ठीक, ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि इफ fx इज डिफाइंड एट x बराबर a, देन को भी जैसे a से लेके a f ऑफ x dx क्या है भाई, fx को क्या बोलते हो, इंटीग्रांड। अब ये dx, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है ये किसका वैल्यू है भाई, तो x का। ये fx क्या कहला रहा है, इंटीग्रांड। तो इंटीग्रांड और ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो आपको ये दे रखा है कि fx जो है डिफाइंड होना चाहिए, fx डिफाइंड होना चाहिए एट x बराबर a, और यहां पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू जो आएगा, आउटपुट जो आएगा वो वैल्यू होगा 0। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, sin x dx, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे। लोअर लिमिट अगर हमने π/2 रखा और अपर लिमिट भी π/2 रखा, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। अब आप देखिए cos x के जगह पे अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 जो भी वैल्यू आया, माइनस लोअर लिमिट भी रखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अमाउंट जो भी वैल्यू आपने रखा अपर लिमिट पे लोअर लिमिट पे सेम आ गया, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0। तो एक तो ऐसे है हो गया। दूसरी बात है, वो जो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट है, ये fx इस पॉइंट पे डिफाइंड भी होना चाहिए, तब ये लिख रहा है कि 0 होगा। इसको ग्राफिकली भी आप देख सकते हो कि fx हमें दिया हुआ है, क्योंकि आपको ये पता है और ऑलरेडी बता चुका हूं लेक्चर 1 में कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो रहा है एरिया अंडर द कर्व। तो बेटा आप ऐसे सोचो इस चीज को, ये y बराबर fx है, हमने क्या करा, x बराबर a पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो a पे इंटीग्रेशन करें तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, ये इंटीग्रांट इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है कि इस x का वैल्यू a से अगर b रहता तब तो ये b तक में एरिया को बताता, तो a से लेके a तक में इस लाइन सेगमेंट का एरिया क्या मिलेगा, तो वो तो मिल जाएगा 0। तो आप इसको ऐसे भी याद रखिए। बट यहां पे है क्या कि ये जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 तभी होगा जब एट x बराबर a पे ये फंक्शन डिफाइंड हो। अब जैसे देखो हमने यहां पे π/2 से π/2 cos x भी रखते, sin x भी रखते, समझ रहे हो,
तो ये वैल्यू जो आता वो वैल्यू हो जाता है 0। एक्स स्क्वायर भी रख देते, जैसे π/2 से π/2 एक्स स्क्वायर dx, तब पर भी क्या हो जाता है 0। तो ये तो क्लियर हो गया साइन। तो ये आप समझ रहे हो कि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, कॉस π/2 वो 0 हो गया, ये और फिर ये भी रखा तो वो 0 हो गया। अब आप यहाँ पे साइन x के जगह पे आप x ले लीजिए, एक्स स्क्वायर ले लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे सोचिए, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 होगा, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, तो ये π/2, यहां भी π/2। ठीक है बेटा, तो आप देखो x के जगह पे π/2 रखेंगे, माइनस फिर x के जगह पे π/2, तो दोनों वैल्यू सेम आ गया, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तो डिफरेंस क्या हो गया 0। तो यही कारण है कि इसका जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो आपने क्या सीखा, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो, इंटीग्रेशन जो भी है एक्स स्क्वायर हो या जो भी इंटीग्रांड दिया हुआ है वो जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो उस पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे 0। अब मैं यहीं पे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ln x, यहां पे हमने लिया -4, अपर लिमिट भी -4। आप देख रहे हो लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, तो आप इसका आंसर लिख देते 0, लेकिन वो गलत होता। क्यों भाई, ln x ये तो नेगेटिव है, तो ln x का ग्राफ जो है या डोमेन की बात करें तो 0 से प्लस इंफिनिटी होता है, तो 0 से प्लस इंफिनिटी में इधर तो है ही नहीं, x लेफ्ट साइड में है ही नहीं, मतलब नेगेटिव है ही नहीं, तो ln नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए यहां पे आप ऐसा गलती ना करेंगे डायरेक्टली आप इसको लिख दिया 0, नहीं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होना चाहिए, तो वो वैल्यू इंटीग्रांट उस पॉइंट पे डिफाइंड हो तो वैल्यू आप लिखेंगे 0, अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो तो यहां पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक, ओके। अब बेटा इसमें से ये तो आपने सीख लिया कि लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो जाए तो उसका यहाँ इंटीग्रांड में जो भी है जो कि इस पॉइंट पे डिफाइंड है तो उसका डायरेक्टली वैल्यू जो है आउटपुट जो आएगा वो 0 होगा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि 0 से जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो हमने लिखा 3 पॉइंट, तो एक एग्जांपल दिया हूं कि 0 से लेके इंटीग्रेट कर रहा हूं पाई तक, sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड 9 प्लस 10 स्क्वायर x। 1 मिनट के लिए अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट यहां पे नहीं दिया हुआ रहता, मतलब सिंपली ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता, तो आप क्या करते, 10x को t पुट अप करते, इसी का डेरिवेटिव दिया हुआ है तो dt और डिवाइडेड बाय 9 प्लस क्या लिख देते भाई t स्क्वायर। तो इसका तो फॉर्मूला आपको पता है, ठीक, ये आपको पता है, लेकिन यहां पे डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अभी क्या मैंने बोला कि 10x किसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो भाई, 10x को। अब आप देखिए 0 से पाई के अंदर में 10x कंटिन्यूस है क्या, तो नहीं है। क्यों नहीं है, तो आपको ग्राफ पता है 0 से लेके पाई के बीच में 10x, π/2 पे आप देखिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और π/2 से आगे स्लाइटली बढ़ेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना भाई। तो आप देख रहे हो π/2 पे क्या हो रहा है भाई, डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे 10x t आप पुट नहीं कर सकते। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हूं, है ना, क्या लिखा हूं, द न्यू वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स। ठीक, तो ये चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब बेटा देखो, अगर सपोज कि आप ऐसे करते 10x बराबर t sec स्क्वायर dx है ना dt, लोअर लिमिट जैसे रखा तो 10x बराबर t रखे, x बराबर 0 तो t बराबर 0, x बराबर पाई तो 10 पाई भी 0, तो लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट भी 0, और इंटीग्रांड जो है वो t के फॉर्म में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यही आ गया तो इसको हम 0 कर देंगे, तो 0 करने से पहले ये पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। क्यों, तो यहां पे आप नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीजन लिख दिया हो कि सब्स्टिट्यूशन इज नॉट वैलिड एज 10x इज नॉट कंटिन्यूअस इन 0 से लेके पाई। देखा ग्राफ, तो फिर इसको फिर कैसे सॉल्व करें तो अभी आपको आगे बताऊंगा। इसमें कुछ अभी प्रॉब्लम हम लेंगे, कौन सा भाई, जो एलिमेंट्री जो सब्स्टिट्यूशन है या लिमिट चेंज, कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको लिमिट चेंज करने आना चाहिए, है ना। इंटीग्रेशन में पार्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें भी लिमिट कैसे आप लिखेंगे वो आना चाहिए, उस पर कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे आएंगे, तो प्रॉपर्टीज बताएंगे प्रूफ के साथ, फिर उस पर एग्जांपल लेंगे। अब उसमें
ये सब जो आएगा जहां पे जैसे अभी डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो इसको कैसे सॉल्व करें भाई? तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जहां तक, क्योंकि हमें इसको पीस वाइज इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसको हम कहां से कहां तक लिखेंगे भाई? तो 0 से π/2 तक, दिस वन अब प्लस फिर π/2 से पाई तक। तो इसको स्प्लिट करेंगे जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। तो इसको बोलते हैं पीस वाइज इंटीग्रेशन, जो कि आपको आगे सिखाऊंगा। ये तो मैंने बताया कि आप कहां कहां पे गलती कर सकते हो, तो ये गलती को सुधारना है, ठीक। अब कुछ एग्जांपल ले रहा हूं एलिमेंट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स, जो कि आपको लिमिट या कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिमिट चेंज करने आना चाहिए, है। तो देखिए बेटा, कुछ बेसिक प्रॉब्लम पुट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट हमें दिया हुआ है 0, अपर लिमिट π/4, इंटीग्रांड में दिया हुआ है sin 2x dx डिवाइडेड बाय sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4। इसको इंटीग्रेशन करना है बेटा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, sin की पावर 4x प्लस cos x की पावर 4, है ना। तो आप देखो इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वही लिख दिया। तो ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। अब माइनस, क्योंकि हमें पता है बेटा कि साइन 2x से लिखते हैं क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसी में स्क्वायर कर दूं, साइन 2x का स्क्वायर तो हो जाएगा क्या, 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब है यहां पे 2 है तो 4 लाना पड़ेगा, तो 4 लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये तो फॉर्मूला में आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना कि 1 तो है माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया साइन 2x का स्क्वायर, ठीक, और डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें एलसीएम लिया तो 2 अब माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब ये 2 को लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अब माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर 2x हो गया, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x डिवाइड बाय 2। अब ये कॉस में हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें यहां पे दिया हुआ है कॉस में लाऊं तो कॉस का डिफरेंशिएशन गिवन है साइन 2x, इसीलिए हमने इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये जो 2 है ये 2 यहां पे आ गया, 0 से π/4 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस इसका 2x। अब बेटा अभी सब्स्टिट्यूशन आपको बताया कि जो आप सब्स्टिट्यूट करें, तो सब्स्टिट्यूट करने से पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है दिया हुआ, मतलब ये ध्यान में रखिए, आप हर प्रॉब्लम में आप चेक नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यस है। cos 2x जो है 0 और π/4 के बीच में कंटिन्यूअस है, क्योंकि cos फंक्शन का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी r होता है, हाँ, तो ये तो है ही। तो इसमें हमने cos 2x को टी पुट कर दिया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, चेन रूल 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू dx बराबर dt। अब इसके अनुसार जो, चूंकि यहां पे जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो x है, तो ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है ये x का वैल्यू है। अब आपने न्यू वेरिएबल जो t है, t जब सब्स्टिट्यूट किया तो न्यू वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज होगा, तो ये आपको आना चाहिए। ये चीज आप इंडेफिनिट में करते ही नहीं थे, जो सब्स्टिट्यूट करा डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन करा, पुट करा, इंटीग्रेशन करते थे। बट लोअर लिमिट अपर लिमिट है तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो 2 4 5 प्रॉब्लम करा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ उसके बेस प्रॉब्लम दूंगा तो वो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। एनीवे, तो ये हो गया क्या बेटा। अब यहां पे आप जो सब्स्टिट्यूट करा, जैसे cos 2x को t पुट अप कराना है, तो इसके अनुसार आप इसमें पुट करेंगे। जैसे ये जो वैल्यू है ये किसका है भी, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है x, तो x का वैल्यू है लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो जैसे ही x का वैल्यू 0 रखा, इफ x बराबर 0, तो t का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 0 कहां पे रखूंगा, इसमें जिसको सब्स्टिट्यूट करा हूं। तो इफ x बराबर 0 तो t बराबर क्या है, तो cos जहां भी x है वहां पे रख दीजिए, 2 इंटू 0, तो 0 हो गया, cos 0 क्या होता है भी 1। अब इसी में अपर लिमिट जैसे π/4, इफ x बराबर π/4
तो t बराबर cos 2x, 2 इंटू एक्स के जगह पे पाई बाई 4, 2 2 कैंसिल, पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 क्या होता है बेटा 0। तो देखिए t का वैल्यू 0 आ गया। तो लोअर लिमिट में जो भी इनपुट डाला x का, आउटपुट आपको मिला 1। फिर अपर लिमिट में x का वैल्यू रखा था, आउटपुट t का वैल्यू क्या मिला 0। तो 1 से 0, बाकी यहां पे माइनस था तो ये माइनस हो गया, dt या डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है tan इनवर्स t, tan इनवर्स t नेगेटिव साइन है, अपर लिमिट 0 हो गया, लोअर लिमिट 1 है। अब t के जगह पे ये 0 रखिए, माइनस फिर लोअर लिमिट को रखिए, ये उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है। जब भी जो भी है लोअर लिमिट अपर लिमिट जो भी है वो छोटा है बड़ा है जो भी है, फर्स्ट में अपर लिमिट को रखेंगे, माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे, जो भी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करा। एनीवे tan इनवर्स t अपर लिमिट क्या है भाई 0, तो t के जगह पे 0 रखिए, तो tan इनवर्स 0 वैल्यू 0, माइनस लिखना है, tan इनवर्स t के जगह पे 1 रखिए, tan इनवर्स 1 मींस पाई बाई 4, नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया पाई बाई 4, पाई बाई 4 इज द आंसर। तो आपने यहां पे क्या सीखा, एक तो ये तो आपको इंडेफिनिट रहता तो आपको यहां पे डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर देते, बट हमें सब्स्टिट्यूट जो किया इसके अनुसार लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो गिवन था उसको चेंज करने के लिए आपको ये आ गया कि कैसे चेंज होता है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड में दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट है पाई बाई 2 cos x dx डिवाइड 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। ठीक, यहां भी देख के हमें पता चल रहा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x से, तो हमें पता हो गया कि साइन एक्स को टी पुट अप करना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x dx बराबर dt। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर लीजिए, x के जगह पे 0 रखिए, तो t बराबर साइन 0 वैल्यू विल बी 0, x बराबर अपर लिमिट रखिए पाई बाई 2, तो t बराबर मीन्स t बराबर साइन x के जगह पे पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 वैल्यू इज 1। तो आपने x का जैसे 0 रखा तो t का वैल्यू 0 आ गया, अपर लिमिट पाई बाई 2 रखा तो t का वैल्यू 1 आया, ये रख दिया। बाकी तो आप देखिए cos x dx बराबर dt है, लिखा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पार्शियल फ्रैक्शन करिए, अदरवाइज दो फैक्टर है तो सिंपल मैनिपुलेशन से भी आप कर लेंगे। तो बेटा आप देखो ऐसे, ये जो दिया हुआ है दो फैक्टर, इसको एज इट इज ऊपर रख दो, हमने रखा 2 प्लस टी और फिर 1 प्लस टी, दोनों का डिफरेंस करा, टी टी कैंसिल, 2 माइनस 1 1। तो इससे क्या पता चल रहा है, न्यूमरेटर में जो था वही चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट इस दोनों से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये 2 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी, 0 से 1 माइनस इस बार 1 प्लस टी कैंसिल होगा, dt या डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब ये इंटीग्रेशन तो आपको पता है, ln 1 प्लस टी होगा, ln 1 प्लस टी, लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट 1 माइनस ln 2 प्लस टी, लोअर लिमिट अपर लिमिट रखा, टी के जगह पे रखिए अपर लिमिट, तो 1 प्लस 1 2 ln 2 माइनस 0 रखेंगे तो ln 1 ऐसे भी 0 होता है, माइनस ये वाला t के जगह पे 1 रखिए, 2 प्लस 1 3 माइनस 0 रखेंगे तो ln 2। अब बेटा देखो ये तो 0 हो गया, ln 2 यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस हो गया ln 2, तो 2 टाइम्स से ln 2 हो गया, अब माइनस ln 3, तो ये 2 इस पे पावर में आ जाएगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो ln 4 अब माइनस ln 3, और ये तो आप प्रॉपर्टी जानते ही हो क्या होता है भाई, तो ln 4 माइनस ln 3 है, तो उसे आप क्या लिखेंगे ln 4 बाय 3, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको चेंज भी करने आना चाहिए। कुछ और एग्जांपल बेटा, कुछ और एग्जांपल देखिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको बताया था, बट वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहां भी पढ़ना है, और इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो तो फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो आप लगाएंगे, लेकिन लिमिट आप कैसे पुट करेंगे ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट ln 2 दिया हुआ है, x e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो आईलेट आपको इंटीग्रेशन में पार्ट में बताया था, उसको आप फॉलो करेंगे फर्स्ट फंक्शन को प्रेफरेंस देने के लिए। तो यहां तो हमें पता है कि फर्स्ट फंक्शन
एक्स को रखेंगे, ई के पावर माइनस एक्स को सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फॉर्मूला पढ़े हो वो एज इट इज आप पहले लिख दीजिए। जैसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ई की पावर माइनस एक्स, फिर एक्स का कोएफिशिएंट जो है उससे डिवाइड करता है, तो -1 से डिवाइड करा, ये लिखा। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट जो होगा यहां पे आपको रखना होगा, जैसे मैंने यहां पे रखा, माइनस करेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यहां पे जो इंटीग्रेशन करके आएगा इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं रखेंगे, ये बाहर में जो इंटीग्रेशन है इसमें आपको एज इट इज लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है वो आपको रखना है। ये समझ में आ गया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो फॉर्मूला है उसको आप लगाइए। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया हूं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये करने के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट यहां पे आप रखेंगे। माइनस करूंगा जो दिया हुआ है साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट एज इट इज, अंदर में जो इंटीग्रेशन करेंगे उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट का कोई यूज नहीं करना है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह आप इंटीग्रेशन करे थे अंदर में, वैसे आप कर दीजिए। अब इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तब लोअर लिमिट अपर लिमिट रखूंगा, बाकी यहां तो है ही, इधर जो है यहां पे अब x जहां जहां पे है वहां पे अपर लिमिट को पहले आपको रखना है। माइनस करूंगा x जहां पे भी है वहां पे हम लोअर लिमिट रखेंगे, तो रखिए। सबसे पहले ये देखिए माइनस बाहर लिया, x के जगह पे ln2 रखा, e के पावर माइनस एक्स के जगह पे ln2, ठीक, माइनस x के जगह पे 0, 0 इंटू ई के पावर 0, ये तो 1 होता लेकिन यहां पे 1 इंटू 0 तो 0 कर दिया। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ln2 है, e की पावर माइनस एक्स ये एज इट इज रहने दिया। अब यहां पे हमने रखा वैल्यू, चूंकि ये -1 है इस पे पावर ले जाऊं तो 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, तो ये e पे पावर log कुछ भी, जैसे हाफ बेस e है तो दोनों ये सेम है तो हाफ के बराबर होता है, ये तो प्रॉपर्टी आपको पता है। तो ये 1 -1 इस पे पावर में जाएगा तो -2 की पावर -1 का मतलब हाफ, तो वही देखो लिखे 2 की पावर -1, बाकी तो ln2 है, e की पावर ln 2 की पावर -1, अब प्लस इसका इंटीग्रेशन अब करें तो e की पावर -x का इंटीग्रेशन, e की पावर -x डिवाइडेड बाय -1, लोअर लिमिट अपर लिमिट आप पुट करें। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, ये तो हो गया हाफ, नेगेटिव साइन है ln2 और ये वैल्यू हो गया हाफ, माइनस यहां भी x के जगह पे रखिए ln2, तो e की पावर -ln2 माइनस लोअर लिमिट रखिए x के जगह पे e की पावर 0 1, तो बेटा अब देखो ये तो -ln2/2, अब ये भी क्या हो गया हाफ, अब -1, हाफ -1 का मतलब -हाफ, अब माइनस माइनस मिलके प्लस हाफ हो गया, तो प्लस हाफ पहले लिखा, -ln2/2 एलसीएम लिया तो 1 -ln2 और डिवाइडेड बाय 2। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 को लिखूं ln e लिख दूं, तो ln e अब माइनस है ln2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ln e/2 होल डिवाइडेड बाय 2, आपकी मर्जी, चाहे इसमें लिखिए चाहे जो अभी बताया उसको लिखिए। तो ये क्लियर हो गया कि जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहां कहां पे और कैसे कैसे आप लिखेंगे ये आपको समझ में आ गया। तो कुछ प्रॉब्लम आप भी उसमें भी है एनसीईआरटी ये सब में दिया हुआ है, और कुछ प्रॉब्लम होमवर्क जो देंगे उसमें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखो बेटा 4, क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है, लोअर लिमिट 0 से π/4 cos 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin 2x dx, ठीक। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 1 - sin 2x को t मान लिया, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या माइनस cos 2x का डिफरेंशिएशन 2 dx बराबर dt। अब देखो तो cos 2x dx बराबर -हाफ dt लिखा, इसके अनुसार अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज करिए। तो अब बेटा देखो ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन सा है, x है, तो x का वैल्यू ये है 0 से π/4, तो अब न्यू वेरिएबल आपने क्या लाया t, तो t का वैल्यू क्या होगा इसके अनुसार आप चेंज कर ले, तो x बराबर 0 तो कहां रखना है यहाँ पे, तो 1 - sin 0 0, तो t का वैल्यू मिला 1, x का वैल्यू अपर लिमिट रखिए, x के जगह पे π/4, तो π/4 2 × π/4 π/2, तो 1 sin π/2 का मतलब 1,
और 1 माइनस 1 0, किसका वैल्यू मिला? तो t का। तो अब लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दे। तो यहां पे देखिए माइनस नेगेटिव साइन था, माइनस हाफ, लोअर लिमिट 1 हो गया और ये 0, इसका रूट ऑफ t dt, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, तो 1 यूनिट ऐड करेंगे, जो आएगा उससे डिवाइड करूंगा। तो t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन हो गया t की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये हो गया 2/3 इंटू t की पावर 3/2। यहां पे 1 से 0। अब इसमें क्या करना है, भी t के जगह पे 0 रखिए, ये 2 कैंसिल हो गया, तो -1/3, t के जगह पे 0 है ना, तो 0 हो गया, माइनस t के जगह पे 1 हो गया, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया 1/3। दिस इज द आंसर। ठीक है, ओके बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आपको मिलेगा जो कि इंडेफिनिट में कॉम्प्लिकेटेड था, और यहाँ पे 10 से 12 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। उस प्रॉपर्टी को याद भी रखना है, अप्लाई भी करना है, और वो आपको सीखना पड़ेगा। जब तभी सीख पाएंगे जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन ऐसा मिला होगा कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत ही लेंथी था, लेकिन यहाँ पे उसी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे तो वो बहुत कम टाइम में आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी P1 मींस फर्स्ट प्रॉपर्टीज किसका भाई? डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसके अनुसार क्या कहता है कि लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, इंटीग्रांट fx dx है। लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर हम चेंज नहीं कर रहा हूं, x मतलब वेरिएबल को चेंज कर दे, x के जगह पे है तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल dx, x इज द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। अब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यही रहने दें t, तो इसके अनुसार dt लिखेंगे और लोअर लिमिट अपर लिमिट एज इट इज रहने देंगे, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे साइन x का इंटीग्रेशन करूं, तो साइन x का इंटीग्रेशन सपोज हमें दिया हुआ है कि साइन x का इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है बेटा, साइन x का इंटीग्रेशन करिए, तो इससे जो भी वैल्यू आएगा और यही चीज 0 से लेके π/2, साइन x के जगह पे अगर हम t और यहां पे dt करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे? cos x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस तो बाहर होगा, π/2 रखूंगा x के जगह पे, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा x के जगह पे। ठीक, उससे जो भी वैल्यू मिला वही चीज तो यहां भी होगा। साइन t dt का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा? तो माइनस cos t, फिर यहां पे t के जगह पे अपर लिमिट रखूं और t के जगह पे लोअर लिमिट डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो इसका वैल्यू सेम होगा। वही चीज ये कह रहा है कि अगर हमें दिया हुआ है a से b, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, x है तो dx, t है dt, लोअर लिमिट अपर लिमिट, z रहे तो dz, y रहे f ऑफ y तो dy, और लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया, इसको चेक करना, देखना दोनों से एक ही आएगा। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a से लेके b, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, f ऑफ x dx, अपर और लोअर जो लिमिट है उसको अगर हम चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहां पे लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, हमने यहां पे क्या कर दिया? अपर लिमिट को यहां लिखा और लोअर लिमिट को यहां पे लिखा, तो इससे जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा इसका ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, नहीं तो आप चेक कर लेंगे। सपोज कि fx dx का इंटीग्रेशन gx है, अब gx है, लोअर लिमिट अपर लिमिट रखिए तो g ऑफ b या माइनस g ऑफ a होगा, इसमें भी आप रखें तो देखेंगे नेगेटिव देंगे तब इसके बराबर होगा। कर लेंगे। थर्ड है कि a से लेके b f ऑफ x dx, तो a b के अंदर में c हो सकता है, c जो है a b के बाहर भी हो सकता है। जैसे a यहां पे है, b यहां पे है, तो c जो है आप यहां भी ले सकते हो, तो c a b के अंदर भी होगा बाहर भी होगा। तो इसमें क्या कर रहा है
कि a से लेके c तक का पहले आप इंटीग्रेशन करिए, फिर c से लेके b तक का इंटीग्रेशन करिए, यही है ना। तो इसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा जहां पे नोट करके लिख दिया हूं कि दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इफ फंक्शन चेंजेज इट्स डिफिनेशन। मतलब कहां पे डिफिनेशन चेंज होगा, अभी जो एग्जांपल दिया था 0 से पाई और वहां sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 9 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो वहां पे डायरेक्टली आप 10x को t नहीं पुट कर सकते, तो वहां पे आपको पीस वाइज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, है ना, तो वहां तक आपको पीस वाइज इंटीग्रेशन करना होगा। वही लिख दिया हूं, दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इफ फंक्शन चेंज इट्स डेफिनेशन अंडर ब्रैकेट में इन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसे इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे डिफाइंड नहीं है, तो वहां तक आपको पहले स्टार्टिंग से वहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सी से लेके बी तक। ठीक है, तो ये चीज है। और फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा या अनडिफाइंड हो इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, जैसे कि कुछ एग्जांपल, अगर आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है लोअर लिमिट अपर लिमिट और उसमें इंटीग्रांड में मॉडुलस फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है या सिग्नम फंक्शन है या आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा कि पीस वाइज आप इंटीग्रेशन करिए। तो ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें सी या 2-3 पार्ट में भी आप ब्रेक करके उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमने एक का पॉइंट लिया सी, तो ए से लेके सी तक का इंटीग्रेशन प्लस सी से लेके बी तक। तो ये सी जो है ए बी के अंदर भी हो सकता है, ए बी के बाहर भी हो सकता है। इसका एक तो है क्या, इसको यूज करके आप दोनों जगह पे इसमें और इसमें वैल्यू को आप पुट करिए, फिर इसमें रखेंगे तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होगा। दूसरा है कि एरिया वाइज, तो ए से लेके बी अगर एक एक फंक्शन आप लेते हो ए से लेके बी, इसका इंटीग्रेशन है ना जो आएगा वो सी इसके अंदर में रखेंगे, तो इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। तो ए से लेके बी तक में एफ एक्स डी एक्स का एरिया A1 कैपिटल A1 प्लस कैपिटल A2 हो जाएगा। बट यही चीज सी अगर बाहर लेंगे तो ए से लेके सी तक का एरिया निकालेंगे, फिर प्लस जब करेंगे तो सी टूवर्ड्स क्या हो रहा है, इधर से इधर बढ़ रहा हूं सी से बी की तरफ, तो वो एरिया माइनस हो जाएगा और फिर जो माइनस करने के बाद जो एरिया बचेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों सही है। तो ऐसा नहीं कि ए बी 2 से लेके 5 आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सी का जो वैल्यू है इसी के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो पीस वाइज इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि सपोज एफ एक्स से डी एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है, तो यहाँ पे जी एक्स रखिए, इसमें भी जी एक्स रखिए, लोअर लिमिट ए से सी प्लस सी से बी दोनों जगह पे रखने के बाद, और इसमें भी आप रखें जी एक्स लोअर लिमिट ए से बी, और फिर देखेंगे दोनों में रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड सेम रिजल्ट आएगा। ये तो आप कर लेंगे। बट ये प्रॉपर्टी कहां पे यूज करूंगा, तो जहां पे हमें मॉडुलस फंक्शन मिल जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल जाए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मिले, या सिग्नम फंक्शन हो, या आईटीएफ फंक्शन इन्वॉल्व हो, या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो, तो वहां पे हमें ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो अब इस पे कुछ प्रॉब्लम हम देते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ होमवर्क देंगे, इसके बाद फिर आगे प्रॉपर्टी, फिर उस पे प्रूफ करेंगे, फिर उस पे प्रॉब्लम कराऊंगा एंड देन फिर कुछ होमवर्क आपके लिए देंगे। ठीक, बेटा कुछ और प्रॉब्लम नोट करिए। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट हमें दिया हुआ है 2, अपर लिमिट है 7, मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। एक तो कन्वेंशन मेथड बता रहा हूं, दूसरा इसी को ग्राफिकल मेथड से बता देंगे। सबसे पहले बेटा देखो तो मॉड के अंदर है क्या, x माइनस 3 है, तो इसका डिफिनेशन किस पॉइंट पे चेंज होगा, तो इसको इसके अंदर में जो भी दिया हुआ है उसको 0 करते हैं तो x बराबर 3 आया। तो x का वैल्यू 3 से बड़ा 3 से छोटा के लिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3, मतलब x माइनस 3 का मॉड जो दिया हुआ है इसका डिफिनेशन चेंज होगा एट विच पॉइंट, तो x बराबर 3 पे।
तो इसका मतलब है क्या, इंटीग्रेशन जो कर रहे थे तो 2 और 7, 2 से स्टार्ट हो रहा है 7 तक इंटीग्रेशन, इसके अंदर में 3 आ रहा है तो 3 पे डिफरेंशिएशन चेंज होगा, तो इसीलिए हम इसको पीस वाइज इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और अभी आपको बताया भी कि कहाँ पे हमें पीस वाइज इंटीग्रेशन करना चाहिए, तो मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो, सिग्नम फंक्शन हो, और फिर ये ITF फंक्शन हो या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको पीस वाइज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमें पता हो गया कि ये 3 पे इसका डिफरेंशिएशन चेंज होगा, तो हमने यहाँ पे इसको 2 से 3 फिर 3 से 7 तक इंटीग्रेशन किया। 2 से 3 fx के जगह पे मॉड ऑफ x माइनस 3 है, प्लस 3 से 7 मॉड ऑफ x माइनस 3। अब बेटा देखो, ये जो 2 से 3 है इसका मतलब है क्या, 3 से जब छोटा होगा, 3 से छोटा कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो वैल्यू नेगेटिव होगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बताता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, इसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप देखें तो 2 से 3 के लिए इसको मॉड को हटाओ तो ये नेगेटिव देना होगा, या तो आप इसे 3 माइनस एक्स लिखे या नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 लिखे, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 लिखा, प्लस 3 से 7 के अंदर में अगर लेता हूं तो ये वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे एज इट इज रहने दिया। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दिया, मेन यही था। अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप मॉडुलस के अंदर में मॉड को अगर हटाए बिना आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे पीस वाइज डिफाइंड करके फिर हमें इंटीग्रेशन करें। तो देखा x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 3x, बाकी लोअर लिमिट अपर लिमिट जो दिया हुआ ये एज इट इज रहने दिया, प्लस वही चीज यहाँ भी x²/2 माइनस 3x, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 7, x के जगह पे 7 रखिए माइनस x के जगह पे 3 रखिए, यहाँ भी रखे। ये रखने के बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप चेक करोगे तो देखना उसमें 17/2 आएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेना, कर लोगे बेटा, ओके। बट इसी चीज को मैंने क्या बताया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑन द एक्स एक्सिस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया आप यूज कर सकते हो। तो देखिए मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड ऑफ x का ग्राफ वी शेप होता है, ओरिजिन से पास होता है। मॉड ऑफ x माइनस 3, तो राइट साइड 3 यूनिट आप शिफ्ट कर दें, वी शेप जो मिला। तो ये ग्राफ बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक में आपको सिखा चुका हूं। जो नहीं पढ़े हैं बेसिक का यूट्यूब पे 1 से लेके बेसिक ग्राफ एंड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का 1 से लेके 9 वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं। अगर जो भूल गए हो तो वहां पे जाके आप पूरा पढ़ लें, ओके। तो ये मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ है। अब इसमें से देखिए 3 पे तो ये y बराबर 0 हो जाएगा x एक्सिस पे। बाकी आप देखें तो ये जो लाइन है, ये लाइन स्लोप पॉजिटिव है तो y बराबर 3 है, x माइनस 3। ये लाइन तो स्लोप नेगेटिव है 3 माइनस एक्स। अब बेटा आपको इंटीग्रेशन करना था 2 से 7, तो x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू क्या होगा 1। देखा x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू 3 माइनस 2 1। अब इस लाइन पे हम y का वैल्यू निकाला है, x का वैल्यू जैसे 7 है ना, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन सा है भी तो x है, तो x का वैल्यू 7 है। तो 7 रखने के बाद आप देख रहे हो 7x का वैल्यू रखा तो 7 माइनस 3 4, y का वैल्यू 4, मतलब ये हाइट हो गया 4 और ये डिस्टेंस भी 4। और आपको पता है कि स्लोप जिसका पॉजिटिव 1 होता है उसका मतलब x जिस रेट से बढ़ेगा वो उसी रेट से y भी बढ़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 4 है तो ये भी 4 है कि नहीं, ये लेंथ 1 है तो ये भी लेंथ 1 है। तो ये आपको पता है, अगर पता नहीं है तो ऐसे आप निकाल लें। अब बेटा देखो तो ये लाइंस और ये लाइन सेगमेंट x एक्सिस पे जो एरिया बना रहा है वो है क्या A1 और ये A2। तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया निकाल के सम कर दो, सिंपल तो है। तो ये ट्रायंगल का एरिया, ये बेस कितना है 1 यूनिट, हाइट है 1 यूनिट, तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 1 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू ये लेंथ कितना है भाई 4, ये भी लेंथ हाइट ही 4, हाफ इंटू 4 इंटू 4। तो बेटा देखो हाफ तो कॉमन लिया, 4 इंटू 4 16 प्लस 1 17/2। देखिए यहाँ भी आया है
17/2। तो ये आपने वेरीफाई कर लिया, ठीक। इसका आंसर कितना हो गया 17/2। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये कन्वेंशन मेथड, ठीक है। दोनों में जो आपको कन्वीनियंट, ऐसे तो दोनों आपको आना चाहिए। इसके बाद आप एक और प्रॉब्लम नोट करिए। लेट f(x) बराबर x² - 5। डिफिनेशन चेंज हो रहा है कहाँ पे, 0 पे। इफ x लेस देन 0 तो ये फंक्शन का डिफिनेशन है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो f(x) जो है x+4 ले रहा है। तो आपको इंटीग्रेशन करना है कहाँ पे, -1 से 3 f(x) dx। ये भी सिंपल है, ग्राफ के कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल है आप ऐसे ही पीस वाइज इंटीग्रेशन। क्यों भाई, तो 0 पे डिफिनेशन चेंज हो रहा है, -1 से 3 के बीच में 0 आ रहा है, तो आपको पीस वाइज इंटीग्रेशन करना होगा। -1 से 0, फिर 0 से 3, वही किया, -1 से 3 f(x) dx। तो -1 से 0 f(x) dx प्लस 0 से 3 f(x) dx, ठीक। क्यों ऐसा किया, तो हमें यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसके अंदर में 0 है, तो यहां से लेके यहां तक का इंटीग्रेशन, फिर यहां से लेके यहां तक का इंटीग्रेशन। अब देखो -1 से 0, 0 से छोटा जो है तो f(x) का डिफिनेशन दिया हुआ है, तो इसके जगह पे x² - 5 dx प्लस 0 से जब बड़ा है तो 0 से 3, तो 0 से जब बड़ा है तो x+4 dx। अब तो सिंपल है, इंटीग्रेशन कर लूंगा। इसका क्या होगा, x³ / 3 -5x और लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0 रख देंगे, प्लस यहां भी x का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस 4x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3 रखिए, उसमें से वेरीफाई कर लेना। तो आंसर जो आएगा 11/6 इज द आंसर, हो जाएगा। ओके बेटा, कुछ प्रॉब्लम और नोट कर लीजिए। थर्ड है, लेट f(x) इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 10x cot x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, देन फाइंड लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट π/2 f(x) dx। बेटा इस तरह का फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं। मिनिमम ऑफ किसका भाई, 10x cot x। तो ये मिनिमम ऑफ दो फंक्शन यहाँ पे 10x cot x, तो इस इंटरवल में जो मिनिमम होगा उसको लेना है, वो बताएगा f(x). बेहतर होगा कि इस तरह का जब भी रहे तो ग्राफिकल अप्रोच आप यूज करिए। जैसे हमें पता है 10x एंड cot x का ग्राफ 0 से π/2 तक में ये हो गया 10x, ये हो गया cot x। तो ये दोनों का वैल्यू एट x बराबर π/4 पे सेम होता है। अब मिनिमम तो इधर से आपको देखना है ना, इधर से आप देखो तो 0 से π/4 में ये 10x है, ये cot x है, तो 0 से π/4 में 10x मिनिमम में, ये जो ग्राफ वाला पोर्शन है इसका 10x का मिनिमम पे है, और 0 से π/4 में cot x मैक्सिमम है। तो मिनिमम पूछा गया है, तो यहां से कहां से 0 से π/2 तक में हमें पीस वाइज इंटीग्रेशन करना होगा। एक तो 0 से π/4, फिर π/4 से π/2। तो हमने यहां पे दिखा है 0 से π/4 f(x) dx प्लस π/4 से π/2 f(x) dx। तो बेटा इसमें 0 से π/4 में आप देखिए तो 10, ये वाला जो ग्राफ है ये 10x है, तो मिनिमम पे है। तो 0 से π/4 में f(x) मिनिमम, इस दोनों का मिनिमम कौन सा होगा, तो 10x होगा। तो यहां पे हमने f(x) के जगह पे 10x लिख दिया, ठीक। अब यही चीज है कि π/4 से आगे बढ़े कहां तक, π/2 तक मिनिमम। इधर से आप देखेंगे तो ये जो ग्राफ है ये cot x का है, ये 10x का है, तो मिनिमम में कौन सा है, cot। तो cot x f(x) के जगह पे रखा, बाकी तो 10 और cot का तो आपको इंटीग्रेशन पता है। तो 10x का इंटीग्रेशन ln sec x 0 से π/4 प्लस cot x का इंटीग्रेशन ln sin x π/4 से π/2 रखा। वैल्यू रखने के बाद आप देखें ये ln √2 का मतलब 2 पे पावर हाफ इधर आ गया, हाफ ln2 ये तो 0 हो जाएगा, अब प्लस ln1 वो भी 0 होगा। यहाँ पे √2 1/√2 ऊपर ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये रूट इधर आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ ln2 जुट के क्या हो गया 1 ln2। दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, ln2। ये क्लियर हो गया, ओके। अब बेटा एक और क्वेश्चन देखिए, 0 से पाई √1 प्लस cos 2x/2। तो इसमें हमें फॉर्मूला पता है 1 प्लस cos 2x क्या होता है भाई, 2 cos² x
और डिवाइड बाय 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया। आपको पता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो वो ध्यान नहीं देते थे, ठीक। लेकिन डेफिनेट है तो जो तरीका है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखो तो वो मॉड ऑफ एक्स से लिखेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट दिया हुआ है तो मॉड ऑफ कॉस एक्स से लिखेंगे। तो वही चीज यहां पे देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट है तो मॉड ऑफ कॉस एक्स, 0 से पाई, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। अब बेटा यहां से आप ग्राफ का भी अप्रोच यूज कर सकते हो। कैसे? तो कॉस एक्स का ग्राफ हमें पता है और एक लूप का एरिया फर्स्ट लेक्चर में बताया हो, कॉस और साइन में क्या होता है भाई, 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक। 2 यूनिट होता है। वैल्यू जो आता है एक लूप का वैल्यू 2 होता है, हाफ लूप आ जाए तो 1 होता है। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये जो ग्राफ हम दिखाए हैं ये किसका ग्राफ है, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, किसके बीच में, तो 0 से पाई। तो ये हाफ लूप है, इसका एरिया 1 हो जाएगा। यहां भी देखें तो इसका भी एरिया 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2, तो 0 से पाई के अंदर में 1 + 1 वैल्यू कितना मिला, 2। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। बट यही चीज अगर आपको सब्जेक्टिव में या 12th का फाइनल एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि 0 से पाई बाय 2 कॉस एक्स पॉजिटिव कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो इसलिए इसको पीस वाइज इंटीग्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा। तो 0 से पाई बाय 2 मॉड ऑफ कॉस एक्स dx प्लस पाई बाय 2 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स dx। तो 0 से पाई बाय 2 में मॉड कॉस एक्स को ओपन करूं तो कॉस एक्स से लिखूंगा, पाई बाय 2 से पाई में मॉड ऑफ कॉस एक्स को क्या लिखूंगा, माइनस कॉस एक्स। बाकी इंटीग्रेशन करेंगे वैल्यू आपको यही 2 यूनिट मिलेगा। तो ये आपको जब 12th का एग्जाम दे रहे होंगे तो इस तरह से आपको दिखाना है। ऑब्जेक्टिव मेथड, एक लूप का एरिया 2 यूनिट होता है, तो ये हाफ लूप 1 + 1 2, तो 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू 2। तो दिस इज द आंसर, ठीक। अब इसी बेस से आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं जो होमवर्क है और ये आपको अटेम्प्ट लेना है। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2 मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। सेकेंड है 1/e² से e² मॉड ऑफ ln x dx। थर्ड है कि लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट 2 है, x² का ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ किसका भाई, तो x² dx का। तो यहां पे आपको पीस वाइज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये तीनों होमवर्क रहा, बाकी ये सब आप अपने से फिर से सॉल्व करेंगे। इसके बेस्ड आपके पास जो भी NCERT, RD शर्मा या और एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम देंगे वो आपको अटेम्प्ट लेना है। अभी तो प्रॉपर्टीज 3 बताया हूं, इसके बाद जो प्रॉपर्टी 4 बताऊंगा वो प्रॉपर्टी डेफिनेट में बहुत जगह पे यूज होता है। तो इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें वो सारे रहेगा, उस पर प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो ये सारे इनडेफिनेट का भी जितना आप पढ़ चुके हैं वो सारे आप रिवाइज करिए और फिर डेफिनेट का तो जो चल रहा है इसको आप पढ़ें। फिर आप प्रैक्टिस के लिए कोई एक रेफरेंस बुक आप रखिए, उसको सॉल्व करिए। नहीं है तो कम से कम NCERT का आप सॉल्व करें। बाकी तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।